ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीछे खड़ी अनिका की बात सुनकर अंजलि मामी ने सारे गहनों को फिर से अलमारी में रखते हुए अनिका से कहा, अरे बेटा, यह तो काफी वक्त हो गया था। मैंने अपनी अलमारी अरेंज नहीं की थी, इसलिए सोचा कि आज एक बार अलमारी को फिर से ठीक से अरेंज कर लूं। जब अंजलि मामी अनिका से यह सब कहकर जेवर के सारे डिब्बे एक के बाद एक अलमारी में रखने लगी, तब अनिका ने अंजलि मामी के कंधे पर एक हाथ रखते हुए उनसे कहा, मामी, आपको पैसों की जरूरत है। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही अंजलि मामी हैरान होकर अनिका की आंखों में देखने लगी। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद अनिका ने अपनी पर्स से एक एटीएम बैंक कार्ड निकाला और अंजलि मामी के सामने बिस्तर पर रखते हुए कहा, यह लीजिए मामी, आपको जितनी जरूरत हो इस कार्ड से निकलवा लीजिएगा। अनिका को इस गेस्चर को देखते ही अंजलि मामी की आंखें भर आई। अंजलि मामी ने वह कार्ड अनिका के हाथों में फिर से रखते हुए कहा, तुम हमारी बच्ची हो, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? और तुम्हें किसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है? क्या तुमने मुझे और किशन को बात करते हुए सुन लिया था? जब अनिका ने अंजलि मामी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अंजलि मामी समझ गई थी कि अनिका ने किशन मामा और अंजलि मामी के बीच हो रही बातों को सुन लिया था और इसलिए यहाँ अंजलि मामी को मदद करने पहुँच गई थी। अनिका के गाल पर हाथ फेरते हुए अंजलि मामी ने कहा, अभी तुम कितनी छोटी हो, तुम्हारे आगे अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। यह वक्त ऐसा है कि हमें तुम्हें कुछ देना चाहिए, न कि तुम पर बोझ बनकर तुमसे पैसे लेने चाहिए। किशन मामा ने अंजलि मामी को कुछ दिनों पहले कहा था कि आज मल्होत्रा परिवार के पास जितनी भी प्रॉपर्टी और जितना भी पैसा था उनमें से 1/3 हिस्सा उनकी बड़ी बहन स्वाति का था और अब जबकि स्वाति इस दुनिया में नहीं रही तो यह हिस्सा स्वाति की बेटी यानी कि अनिका का था। अंजलि मामी भी यह चाहती थी कि वह किसी तरह अनिका को अपना हिस्सा दे दे ताकि वह अपनी जिंदगी चैन से जी सके। डांस पार्टी में फेमस होने के बाद कहीं ऊंचे घराने के लोगों ने अनिका के बारे में पूछताछ करते हुए मल्होत्रा परिवार को अप्रोच किया था। इस बात से अंजलि मामी को यह भी उम्मीद थी कि अगर बहुत जल्द अनिका के लिए एक सूटेबल लड़का देकर उसकी शादी करवा देगी और अगर अनिका के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी तो फ्यूचर में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे माहौल में अनिका के पास से पैसे लेना तो अंजलि मामी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर अंजलि मामी को यह भी पता था कि अनिका कोई बिजनेस वुमन नहीं थी, वह एक डॉक्टर थी। आखिर इतनी सी उम्र में उसने कितने पैसे जमा किए हो सकते थे? मगर फिर भी अनिका का इस तरह का गेस्चर देखकर उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका हमेशा परिवार के साथ खड़े रहने वाले बच्चों में से एक थी। मामी की इस छोटी सी तकलीफ सुनकर अनिका ने अपना बैंक कार्ड मामी के हाथ में रख दिया था। यह सोचकर अंजलि मामी की आंखें लाल हो गई थी। अंजलि मामी की परेशानी समझते हुए अनिका ने दोबारा उन्हें कहा, मामी, आप चिंता न कीजिए, इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और रुपये पड़े हैं, आप इस बैंक के सारे रुपये यूज कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंजलि मामी ने सोचा, न जाने कितनी मेहनत करके इस बच्ची ने पैसे बचाकर अपने बैंक में जमा किए होंगे और आज वह सारे पैसे एक ही पल में उसकी मामी के हाथों में रखने को तैयार हो गई थी। तब अंजलि मामी यह सब कुछ सोच रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने खड़ी उनकी भांजी अनिका कोई और नहीं बल्कि देश और दुनिया की मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। 8-10 लाख रुपए अनिका के लिए बिल्कुल वैसे थे जैसे किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए एक वक्त का होटल का बिल। इन पैसों का अनिका के लिए सिर्फ एक ही काम था, प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके जो डिविडेंड मिलता था और प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करके जो एप्रिसिएशन मिलता था उससे अनिका अपना और रिया का खर्चा चलाती थी। और फिर डॉक्टर अमृता की कमाई तो डॉक्टर अमृता के नाम से जो बैंक का अकाउंट था उसमें जो की त्यों पड़ी थी। जब अनिका ने अंजलि मामी को बहुत फोर्स किया कि वह इस कार्ड्स में से अपनी जरूरत की रकम निकाल ले तो थोड़ी देर के बाद अंजलि मामी ने कुछ सोचते हुए वह कार्ड अपने हाथों में लिया और तेज कदमों से अपने बेडरूम से बाहर चली गईं। जैसे ही अंजलि मामी नीचे हॉल में पहुंची, उन्होंने देखा कि मीनाक्षी तिल मिलाकर बंगले के अंदर आ रही थी। घर के अंदर आते ही मीनाक्षी ने अंजलि मामी से पूछा, क्या तुमने वह पैसे रेडी रखे हैं?
अंजलि मामी ने अपने हाथों का बैंक कार्ड मीनाक्षी को दिखाते हुए कहा, हाँ, इस कार्ड से हम पैसे निकाल लेते हैं, अप्रॉक्स 5 से 6 लाख। रकम सुनकर मीनाक्षी अंजलि मामी को गिरी हुई नजरों से देखने लगी और फिर अपना मुंह बनाकर अंजलि मामी से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? 5 लाख? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करें? अंजलि मामी ने कहा, नहीं, ऊपर से 2.5 से 3 लाख और हैं मेरे पास जो है। अंजलि मामी की बातों पर हंसते हुए मीनाक्षी ने अंजलि मामी से पूछा, इस कार्ड में कितने रुपए हैं? क्योंकि यह कार्ड अंजलि मामी को अनिका ने दिया था, यह जाहिर सी बात थी कि अंजलि मामी को यह नहीं पता था कि इस कार्ड में इस वक्त कितने रुपए थे। अनिका की उम्र को देखते हुए अंजलि मामी ने मीनाक्षी से कह दिया कि लगभग 5 लाख होंगे इसमें। यह सुनकर मीनाक्षी अंजलि मामी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आर यू सीरियस? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा कि तुम इस वक्त काफी मुश्किलों से गुजर रही हो और तुम्हारा भाई तुम्हें इस हालत में देख नहीं सकता, यह तो तुम जानती हो। इसलिए पीयूष ने सोचा कि हम जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, हमारे साथ साथ तुम भी उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके थोड़ी बहुत पॉकेट मनी निकाल लो। मगर पॉकेट मनी निकालने का यह मतलब नहीं कि तुम हमारे मुंह पर इस तरह से चिल्लर फेंको। 7 लाख लेकर तुम इन्वेस्टमेंट करने चली हो? इतने रुपये तो मैं आजकल एक अच्छी हैंडबैग भी नहीं आती है। फिर तुम हमें कोई बाजार में बैठा हुआ बनिया समझती हो जो लोगों को पैसे के बदले में ब्याज देता है। लगभग गिड़गिड़ाती हुई आवाज में अंजलि मामी ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, तुम तो जानती हो हमारी फैमिली सिचुएशन के बारे में। हम सब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमृत टेबलेट के बाजार में आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में लग गया है। अमृत टेबलेट बनाने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए उसी में हमारा सारा पैसा लग गया है। अब जब तक वह दवाई मार्केट में नहीं आती और हमारी कमाई शुरू नहीं होती, तब तक के लिए बस मुझे थोड़ा सा सहारा चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अगर मैं पैसे कमा सकूं तो आने वाले कुछ दिनों के लिए मुझे वह पैसे काम आ जाएंगे। और इस वक्त मेरे पास यह 7 लाख के अलावा कुछ नहीं है। अंजलि मामी की यह बात सुनकर उन्हें पीठ दिखाकर मीनाक्षी उनसे दूर जाने लगी और खिड़की के पास जाकर वह अंजलि मामी को देखे बिना उनसे कहने लगी, इस घर को अगर तुम गिरवी रख देती हो तो अच्छी खासी रकम तुम्हें मिल सकती है, कम से कम 5 करोड़ रुपए। अब सोचो, 5-6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगी तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे और उन रिटर्न से तुम अपनी फैमिली का ख्याल भी रख पाओगी। मल्होत्रा हाउस दिल्ली की पोस्ट लोकेलिटी में बना हुआ एक आलीशान बंगला था। इसकी कीमत आज की तारीख में कम से कम 10 करोड़ थी। 10 करोड़ के बंगले के बदले में मार्केट से कोई भी 3 या 4 करोड़ रुपए की लोन आसानी से दे सकता था। मगर सवाल यह था कि क्या अंजलि मामी को फिलहाल इतने रुपए की जरूरत थी? इसका सीधा जवाब था, अंजलि मामी को आने वाले कुछ दिनों के लिए अपने परिवार की चिंता थी, जिसके लिए उन्हें थोड़े रुपए की जरूरत थी और उन्हें लगा 7 या 8 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए काफी होने चाहिए। इसलिए मीनाक्षी की बातों का जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, मैं बस इसलिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं थोड़ा साइड इनकम खड़ी कर सकूं अपने परिवार के लिए। उसके लिए घर गिरवी रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अंजलि मामी की यह बात सुनते ही मीनाक्षी ने पलटकर उन्हें जवाब देते हुए कहा, अगर तुम 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती हो तो कम से कम प्रॉफिट में तुम्हें 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। मगर तुम हमें क्या ऑफर करना चाहती हो? 6-7 लाख रुपए? इतनी रकम तो हम इन्वेस्टर के खाने पीने में खर्च कर देते हैं और तुम चाहती हो कि इतनी सी रकम हम तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करें? यह हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी। कभी सोचा है तुमने? या फिर तुम चाहती ही हो कि हमारे खानदान के नाक हमारे क्लाइंट के सामने कट जाएं? शायद यही तुम्हारी प्लानिंग थी ना। एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, वरना भूल जाओ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अंजलि मामी मीनाक्षी की यह बात सुनकर बड़ी मायूस हो गई। मायूस और हताश चेहरे के साथ अंजलि मामी ने मीनाक्षी से कहा, अगर यह बात है तो फिर रहने दो, मुझे नहीं करना इन्वेस्टमेंट। मीनाक्षी बस इतना चाहती थी कि इस इन्वेस्टमेंट के बहाने वह किसी तरह अंजलि मामी को नीचा दिखाएं और वह उसे मजबूर कर दे कि अंजलि मामी उसके सामने भीख मांगे कुछ पैसे कमाने के लिए। मगर अंजलि मामी ने जब इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया तब मीनाक्षी भी थोड़ी हैरान हो गई। मगर अंजलि मामी की इस सिचुएशन का फायदा उठाकर
उन पर एहसान जताते हुए मीनाक्षी ने अंजलि मामी से कहा, जरा देखो अपनी तरफ, तुम रायचंद्र परिवार का एक हिस्सा थी। मुझे पता है कि तुम्हें बचपन से ही पैसों में रहने का बड़ा शौक था, मगर आज मल्होत्रा खानदान की यह हालत देखकर हमें तो तुम पर तरस आता है। एक तरफ तुम्हारे भाई है जो चाहते हैं तुम्हें आज भी वही ऐशो आराम दे जो शादी से पहले वह तुम्हें दिया करते थे, और एक तरफ तुम हो, तुम्हारी पेंटिंग का शौक पूरा करने के लिए प्रीमियम पेपर खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और फिर भी तुम्हारी अकड़ अब तक कम नहीं हुई। मगर क्या करे, रायचंद्र परिवार यह चाहता है कि तुम भी एक अच्छी खासी जिंदगी जियो, तुम्हारे बच्चे भी ढंग के कपड़े पहन सके, ढंग के रेस्टोरेंट में खाना खा सके, दोस्त बना सके। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें वह सब कुछ करना पड़ता है जो हमारे खानदान की शान के खिलाफ है। चलो ठीक है, तुम्हारी हैसियत के मुताबिक ही सही, हमें तो तुम्हारी मदद करनी है। कुछ और पैसे मैं अपनी तरफ से जोड़कर तुम्हारे लिए इन्वेस्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर मीनाक्षी अंजलि मामी को यह फील करवाना चाहती थी कि वह उन पर बहुत बड़ा एहसान करने जा रही है। और अंजलि मामी एक ऐसी औरत थी जो रायचंद्र परिवार के पास अपनी झोले फैलाकर आई थी, और अब उस झोले में थोड़े से रुपये फेंके बिना रायचंद्र परिवार उसे अपनी चौखट से जाने नहीं देने वाला था। इससे पहले कि अंजलि मामी की इंसल्ट करते हुए मीनाक्षी आगे कुछ कहे, अनिका ने अपनी ऊंची आवाज करते हुए मीनाक्षी से कहा, मेरी मामी को तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। अनिका की यह आवाज सुनकर मीनाक्षी और अंजलि मामी दोनों चौंक गए। अंजलि मामी की ओर देखते हुए अनिका ने बिल्कुल धीरे और पोलाइट आवाज में कहा, मामी, अगर आपको साइड इनकम ही कमानी है तो इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। बाहर के लोगों को मदद के लिए बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका की यह बात मीनाक्षी को तीर की तरह चुभ गई थी। अपनी आंखें छोटी करते हुए मीनाक्षी ने अनिका से पूछा, अपनी उम्र के हिसाब से तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। क्या तुम जानती भी हो कि हम किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं? अनिका को ना तो यह जानने में कोई इंटरेस्ट था और ना ही वह आगे मीनाक्षी की कोई बात सुनना चाहती थी, मगर मीनाक्षी के मुंह से निकलती हुई बातों को वह अपने कानों तक पड़ते हुए रोक भी नहीं सकती थी। मीनाक्षी ने अनिका के पास जाकर बड़े ही एटीट्यूड से अनिका से कहा, क्या तुमने कभी मेहरा खानदान का नाम सुना है? वही मेहरा खानदान जिसमें सिमरन मेहरा से शादी की है। जब मीनाक्षी ने देखा कि अनिका ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तब मीनाक्षी ने आगे अनिका से कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि इतने बड़े बड़े खानदान को तुम नहीं जानती होगी। मारवा परिवार ने जब रियल एस्टेट बिजनेस में अपना कदम रखा तो उनके साथ साथ मेहरा खानदान भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर अपना बिजनेस रियल एस्टेटमेंट में बढ़ाने लगे। अब मेहरा खानदान ने दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा है, और हमारे साथ कहीं ऊंचे खानदान के लोग मेहरा खानदान के इस प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और यह बात तो सभी जानते हैं कि बस कुछ ही वक्त में उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे कम से कम 4 गुना हो जाएंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट की रकम पूरे 25 करोड़ है, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी यह 8 लाख लेकर हम मिस्टर मेहरा से कहें कि वह यह पैसे लेकर तुम्हारी मदद करें, तुम्हें कुछ पैसे कमा कर दें। मीनाक्षी की यह बात सुनते ही डरी हुई अंजलि मामी तुरंत मीनाक्षी के पास गई और उनसे कहने लगी, देखो, मेरे पास यह 2 कार्ड है। इन 2 कार्ड में से अगर 15-20 लाख रुपए भी निकलते हैं तो प्लीज क्या तुम इन पैसों को उस प्रोजेक्ट में लगाकर हमारी कुछ मदद कर सकती हो? मीनाक्षी ने अपनी नजरें नीचे करके उन दोनों कार्ड की ओर देखा और फिर अंजलि मामी को कहा, अब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर ही लिया है तो नाक भी कटानी होगी, मगर 30 लाख रुपए से एक भी पैसा कम नहीं चलेगा। यह कहकर मीनाक्षी ने अंजलि मामी के पास से उनका और अनिका का बैंक कार्ड अपने हाथ में ले लिया। तभी अचानक अनिका ने दोनों कार्ड मीनाक्षी के हाथ से लिए। अनिका के इस बर्ताव पर गुस्सा होकर मीनाक्षी तिल मिलाकर अनिका की ओर देखने लगी। दोनों बैंक कार्ड अपने हाथ में पकड़कर अनिका ने अंजलि मामी से कहा, मामी, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करने की सोच रही है तो इन्हीं पैसों से मैं आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करूंगी। इसके लिए हमें किसी भी बाहर के इंसान की जरूरत नहीं है। अंजलि मामी को लगा कि अनिका से अंजलि मामी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए शायद वह आगोश में आकर ऐसी बातें कर रही है। भला इतनी छोटी सी उम्र में अनिका को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे नॉलेज हो सकती है? अंजलि मामी ने अनिका को कुछ समझाने की कोशिश की। तभी अंजलि मामी को रोकते हुए अनिका ने कहा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, हम दोनों मिलकर इस इन्वेस्टमेंट की रकम से काफी अच्छी साइड इनकम खड़ी कर सकती हैं।
वैसे भी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट प्लान बताया है उस प्लान में आगे चलकर नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। जैसे ही अनिका ने यह कहा, मीनाक्षी ने अपने आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका से पूछा, नादान लड़की, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले इतना जान लो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब होता है। यह मेहरा परिवार कौन है, उनके क्रेडेंशियल क्या है। अरे कोई अनपढ़ आदमी भी आंख बंद करके मेहरा खानदान के इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, मगर मेहरा परिवार सिर्फ उन चुनिंदा इन्वेस्टर को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है। और हमारे खानदान के नाम और रुतबे की वजह से हमें भी यह मौका मिला है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी मदद अंजलि की भी कर दें। अगर वह बेचारी हमारी वजह से 2 पैसे कमा सकती है तो रोक क्यों रही हो उसे। अनिका ने बिना मीनाक्षी को देखे अंजलि मामी से कहा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री अब लगभग लॉस मेकिंग इंडस्ट्री हो गई है। मामी, अगर यह अपने पैसे रियल एस्टेट के किसी प्रोजेक्ट में डालते हैं तो प्रॉफिट तो भूल ही जाओ। मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक यह अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी निकाल पाएंगे। इससे तो अच्छा होगा कि इतनी बड़ी रकम कोई बैंक की फिक्स डिपॉजिट में डाल दे, कम से कम नुकसान होने का खतरा वहां नहीं होगा। अनिका के मुंह से इन्वेस्टमेंट की बातें सुनकर मीनाक्षी अचानक तिलमिला उठी। उसने बड़े ही एरोगेंटली अंजलि मामी से कहा, ठीक है, अगर तुम इसकी बात मानना चाहती हो तो मानो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारी थोड़ी सी मदद करें, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें हमसे ज्यादा इस नकचड़ी लड़की पर ज्यादा भरोसा है। इतना याद रखना, यह सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं कर रही हो, बल्कि पूरे के पूरे रायचंद्र परिवार का इंसल्ट कर रही हो। यह बात तो मैं जरूर याद रखूंगी, मगर तुम भी भूलना मत। यह कहते हुए मीनाक्षी तेज कदमों से मल्होत्रा हाउस से बाहर चली गई। मीनाक्षी के लिए ये बात भी इतनी बुरी नहीं थी। घर जाकर वो अपने पति पीयूष से यही कहने वाली थी कि देखो, मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हारी बहन की कोई मदद कर सकूं, मगर तुम्हारी बहन को अपनी भांजी पर तुमसे ज्यादा भरोसा है। वह तुमसे ज्यादा विश्वास अपनी भांजी पर करती है। तुम्हारी बहन के सारे पैसे लेकर उसकी भांजी पता नहीं कहां लगाने वाली है। मीनाक्षी का ड्राइवर उसका इंतजार करते हुए पार्किंग एरिया में खड़ा था। अपनी गाड़ी में बैठकर मीनाक्षी ने फिर से मल्होत्रा हाउस की ओर देखा। दरवाजे पर अंजलि मामी मीनाक्षी को जाते हुए देख रही थी, मगर अंजलि मामी ने भी मीनाक्षी को रोकने की कोशिश नहीं की। जब अंजलि मामी फिर से हॉल में आई, तब तक दोनों बैंक कार्ड लेकर अनिका अपने कमरे में लौट चुकी थी। अंजलि मामी को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका ने जो कुछ भी किया था वह सही था या गलत। आखिर अनिका एक डॉक्टर थी और अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी। इन्वेस्टमेंट के बारे में रायचंद्र परिवार से ज्यादा अनिका कैसे जान सकती थी। यह बात अंदर ही अंदर अंजलि मामी को टेंस कर रही थी। हालांकि 7-8 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी मल्होत्रा परिवार के लिए। अंजलि मामी ने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अगर अनिका उन पैसों को गंवा देती है तो वह समझेंगे कि 7-8 लाख रुपए से कम अनिका ने मार्केट एक्सपीरियंस ले लिया, जिससे फ्यूचर में उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए, इन सब चीजों का अंदाजा लग जाएगा। अगले दिन दोपहर 12 बजे तक जब अनिका ने अपनी आंखें खोली, तब उससे नीचे हॉल में किसी के आर्गुमेंट करने की आवाज सुनाई दी। तुम ही कर सकती हो, 8 या 10 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मगर तुम इतनी रकम किसी को बिना पूछे ऐसे कैसे दे सकती हो। जब अनिका ने सीढ़ियों से नीचे की ओर देखा तो हॉल में एक 50-55 साल का आदमी अंजलि मामी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। दिखने में वह आदमी बिल्कुल अंजलि मामी के नाक नक्शे का ही था, मगर उसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही गुस्सैल इंसान थे। अंजलि मामी ने उस आदमी को शांत करते हुए कहा, देखो पीयूष, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बच्ची जरूर है, मगर काफी समझदार है। मुझे लगता है कि अनिका शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि वह जल्द से जल्द प्रॉफिट करे और मेरी मदद कर सके। पीयूष रायचंद्र ने अंजलि मामी की बात को दोहराते हुए कहा, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, यह तुम क्या कह रही हो? क्या उसने शेयर खरीद लिए हैं? मुझे बताओ, उसने कौन से शेयर खरीदे हैं? यह कहते हुए पीयूष रायचंद्र ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अंजलि मामी से कहा, मैं अभी चेक करता हूँ कि उन शेयर मार्केट में क्या वैल्यू है। इससे पहले कि अंजलि मामी अपने भाई को कह सके कि वह नहीं जानती, तब तक स्टेयर केस के ऊपर खड़ी अनिका ने पीयूष रायचंद्र की बातों का जवाब देते हुए कहा, स्टॉक का कोड है 00083।
पीयूष रायचंद्र ने एक नजर अनिका की ओर देखा और बिना कुछ कहे कोड अपने मोबाइल में एंटर कर दिया। फिर अचानक उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। कुछ देर अपने मोबाइल पर देखने के बाद पीयूष रायचंद्र ने अंजलि मामी से कहा, अंजलि अभी के अभी अपने पैसे इन स्टॉक में से निकाल दो। इन स्टॉक पर बहुत बड़ा सट्टा लगा हुआ है। मार्केट में ऑपरेटर इन स्टॉक को चला रहे हैं। यह बेवकूफी मत करो और अभी के अभी इनमें से अपना पैसा निकाल लो। इससे पहले कि पीयूष रायचंद्र कुछ और कह पाए, मोबाइल पर स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते अचानक वह बोलते बोलते रुक गए। पीयूष रायचंद्र के मोबाइल में एक ऐप थी जिससे शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में हर डिटेल्स पता की जा सकती थी। पीयूष यह देखकर हैरान हो गए कि अनिका ने अभी अभी जिस स्टॉक के बारे में बताया था वह स्टॉक पिछले 6 घंटे में 5% प्रॉफिट दिखा चुका था। इसका मतलब साफ था कि अगर आज सुबह 10 बजे अनिका ने स्टॉक में 10 लाख रुपए लगाए थे तो दोपहर होते होते अनिका ने 50,000 का प्रॉफिट कर लिया था। मार्केट ट्रेंड की बहाव के खिलाफ भी जिस तरह स्टॉक ने परफॉर्म किया था वह काफी इम्प्रेसिव था। पीयूष बात करने में बहुत एरोगेंट थे, मगर वह अपनी पत्नी मीनाक्षी की तरह किसी को नीचा दिखाने में नहीं मानते थे। वह हर चीज सोच समझकर परखने वाले इंसान थे। उनकी बातों से और उनकी बॉडी लैंग्वेज से इतना जरूर पता चलता था कि बिजनेस करने का और मार्केट इन्वेस्टमेंट करने का उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी था और समझ भी था। अनिका की तरफ देखकर पीयूष ने अपना फोन जेब में रखते हुए कहा, सुबह से लेकर अभी तक काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है तुम्हारे स्टॉक ने, मगर इसमें लक फैक्टर भी जुड़ा हुआ हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट काफी अनस्टेबल है, इसलिए किसी भी स्टॉक का अचानक ऊपर उठना या अचानक नीचे गिरना कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं है। और हाँ, पिछले कई दिनों से यह स्टॉक लगातार लोअर सर्किट दिखा रहा था। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है इस स्टॉक से बाहर निकल जाओ। अनिका को यह कहते हुए पीयूष ने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है ना कि रायचंद्र परिवार को 2 चीजों से सख्त नफरत है, ड्रग एंड ग्लैम्बलिंग। देखो अंजलि, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने मीनाक्षी से कहा था तुम्हारी कुछ मदद करें ताकि तुम भी हमारे साथ हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान में जुड़ जाओ और थोड़े पैसे कमा सको। मगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। पता नहीं क्यों तुम खानदान की दुश्मन बनकर बैठी हो। अपने भाई पीयूष की इस बात पर अंजलि मामी हैरान होकर पीयूष को देखने लगी। उन्हें यह बात नहीं पता चल रही थी कि आखिर पीयूष ऐसा क्यों सोच रहे थे कि उनकी सगी बहन उनके खानदान के खिलाफ हो सकती थी। अंजलि मामी और पीयूष बचपन में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें अभी भी याद था कि उनका बड़ा भाई उनके लिए कितना प्रोटेक्टिव था। किशन मामा से शादी करने से पहले पीयूष रायचंद्र ने किशन मामा की अच्छी खासी तहकीकात करवाई थी। यह बातें जब भी अंजलि मामी को याद आती थी, अंजलि मामी की आंखें भर आती थी। आज अंजलि मामी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था भाई बहन के रिश्ते के बीच जो आज उनके रिश्तों में इस तरह की दरार आ गई थी। सच तो यह था कि मीनाक्षी के साथ शादी करने के बाद रायचंद्र परिवार और अंजलि मामी के बीच के फासले बढ़ते जा रहे थे। पीयूष रायचंद्र और मीनाक्षी आहूजा के बीच की शादी एक पॉलिटिकल शादी मानी जा सकती थी। पीयूष रायचंद्र को पता था कि शादी के बाद मीनाक्षी उसके खानदान की मान मर्यादा और इज्जत को बरकरार रखने में पीयूष की काफी मदद कर सकती थी। मगर अंजलि रायचंद्र से जिलियस मीनाक्षी हमेशा पीयूष रायचंद्र के कान अपनी बहन के खिलाफ भरती रहती थी। अंजलि मामी भी अपने भाई के शादीशुदा जिंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती थी। इसलिए माँ बाप के गुजर जाने के बाद अंजलि मामी ने रायचंद्र परिवार के साथ उठना बैठना काफी कम कर दिया था। जब पीयूष रायचंद्र ने देखा कि अंजलि मामी उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो अपनी जेब से बैंक कार्ड निकालते हुए पीयूष रायचंद्र ने अंजलि मामी से कहा, देखो मैं जानता हूँ कि मीनाक्षी थोड़ा गर्म स्वभाव की है और कभी कभी वो सब कह जाती है जो उसे नहीं कहना चाहिए, मगर एक बात जरूर कहूँगा, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारे ऐसे वक्त में मैं तुम्हें अपने पैसे आंख बंद करके कहीं डालते हुए नहीं देख सकता। यह लो, यह कार्ड रखो। 20-25 लाख रुपए अगर इस वक्त तुम्हें चाहिए तो इस कार्ड में से निकाल लो, मगर जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जो तुम्हें आगे चलकर और बड़े गड्ढे में डाल दे। अपने भाई की अपने लिए चिंता देखकर अंजलि मामी की आंखों में आंसू आ गए। किशन मामा और अंजलि मामी पैसों के लालची नहीं थे और न ही उनकी जिंदगी में पैसों की इतनी अहमियत थी। वह दोनों बहुत खुश थे, मगर यह बात अंजलि मामी किसी तरह अपने भाई को समझा नहीं पा रही थी कि पैसों की कमी होने के बावजूद वह किशन मामा के साथ बेहद खुश थी।
पीयूष राज चंद्र ने धीमी आवाज में अपनी बहन को समझाते हुए कहा, देखो अंजलि, समझने की कोशिश करो। मेहरा परिवार दिल्ली का एक नामी परिवार है। उनके साथ बिजनेस से जुड़ना काफी फायदेमंद हो सकता है, हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी। उनके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट स्टडी की है मैंने अच्छे से। उनके साथ इन्वेस्ट करने में कोई रिस्क नहीं है। अपने भाई की यह बात सुनते ही अंजलि मामी ने अपनी नजरें झुकाकर बड़े ही पोलाइटली अपने भाई का बैंक कार्ड उसे वापस करते हुए कहा, पीयूष, दरअसल मुझसे छोटी सी गलती हो गई। फिलहाल मेरे पास इतने रुपए हैं कि मैं 2-3 महीने अपना घर चला पाऊं। और एक बात, अभी अमृत कैप्सूल का प्रोडक्शन कंपनी में चल रहा है। बस एक बार यह अमृत टैबलेट मार्केट में लॉन्च हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अंजलि मामी की बातें सुनकर उनके भाई पीयूष को लगा कि अब आगे अंजलि मामी को समझाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने अंजलि मामी को फोर्स नहीं किया, मगर जाने से पहले उन्होंने अपनी बहन को वार्न करते हुए कहा, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। हाँ, 8-10 लाख रुपए से खेलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ध्यान रहे कोई बहुत बड़ा जोखिम उठाकर इन्वेस्ट मत कर लेना। अंजलि खुद स्टॉक ट्रेडिंग की बहुत बड़ी फैन नहीं थी। उन्होंने जो 7-8 लाख रुपए अनिका को दिए थे, वह बस सिर्फ इसलिए ताकि वह अनिका का दिल रख सके। इसलिए अपने भाई की बात मानते हुए उन्होंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिका ने पीयूष राज चंद्र और अंजलि मामी के पीछे चल रही बातों को गौर से सुना था। इससे अनिका के मन पर कहीं न कहीं पीयूष राज चंद्र के बारे में काफी अच्छा प्रभाव पड़ा था। जैसे ही पीयूष घर से बाहर निकलने लगे, अनिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, पीयूष अंकल, 1 मिनट। पीयूष राज चंद्र अचानक ही चलते हुए रुक गए और उन्होंने मुड़कर सीढ़ियों से उतरती हुई अनिका की ओर देखा। अनिका ने पीयूष राज चंद्र के बारे में एक बात खास नोटिस की थी। वो जितने बाहर से सख्त थे, उतने ही अंदर से वह बिल्कुल नरम दिल इंसान थे। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी फैमिली की फिक्र हो, एक ऐसा इंसान जिसे अपनी बहन से दूर रहने के बावजूद अपनी बहन की चिंता हो। आज अनिका को एक और बात समझ आ गई थी कि यह जरूरी नहीं कि माँ बाप की हर क्वालिटी बच्चों के पास हो। अगर ऐसा होता तो योगिता भी आज एक बहुत अच्छी और समझदार लोगों की इज्जत करने वाली लड़की होती। फिर पीयूष राज चंद्र के पास जाकर अनिका ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, रियल एस्टेट बिजनेस आने वाले कुछ सालों तक अच्छा आउटपुट नहीं देने वाला है। आने वाले कुछ ही सालों में यह एक काफी लॉस मेकिंग बिजनेस होने वाला है। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही पीयूष राज चंद्र हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगे, मगर मीनाक्षी की तरह उन्होंने अनिका की बातों को हल्के में लेकर अनिका से बहस करना शुरू नहीं किया, बल्कि थोड़ी देर कुछ सोचकर बड़ी ही शांति से अनिका को समझाते हुए कहा, अशोक मेहरा और उसकी कंपनी रियल एस्टेट की टाइकून माने जाते हैं। दिल्ली में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ साथ रहकर रियल एस्टेट में बने रहना और फिर इतना प्रोग्रेस करना किसी अहरे गहरे बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है। मगर अशोक मेहरा और उसकी कंपनी ने यह कर दिखाया है। जो प्लॉट पर वह रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते हैं, मैंने उसे पर्सनली देखा है। यह काफी फायदेमंद सौदा साबित होने वाला है आने वाले समय में। और अशोक मेहरा चाहता तो बैंक से लोन लेकर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अकेले ही अपने दम पर कर सकता था, मगर मेहरा खानदान और हमारे खानदान के बहुत अच्छे रिश्ते की वजह से 30 करोड़ का प्रोजेक्ट शेयर उन्होंने हमें देने का फैसला किया है। और जैसे ही उन्होंने यह ऑफर मुझे सुनाई, मैंने बिना सोचे एक ही सेकेंड में इस डील को मंजूर कर लिया। जानती हो क्यों? क्योंकि इट इज अ श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मेकिंग डील। बिजनेस करते वक्त हमें 2 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, हम किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं और हम पैसा किस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। जब दोनों ही चीज A++ कैटेगरी की हो तो फिर सोचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन भी इस प्रोजेक्ट से कुछ कमाई कर ले। हाँ, हो सकता है मेरी वाइफ मीनाक्षी के बोलने का तरीका थोड़ा गलत होगा, मगर वह भी तुम्हें कल जो प्रोजेक्ट समझाना चाहती थी वह यही था। और अगर इस प्रोजेक्ट में डालने के लिए 5-10 करोड़ फिलहाल तुम्हारे पास नहीं है तो इस वक्त तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ। अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। यह बात पीयूष राज चंद्र ने अंजलि मामी की ओर देखकर कही थी। अभी पीयूष राज चंद्र अपनी बहन को देख ही रहे थे कि पास खड़ी अनिका ने बिल्कुल धीरे से उन्हें कहा, मगर अंकल, यह मेहरा परिवार काफी सालों से रियल एस्टेट के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी बैंक के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे होंगे। अगर उन्हें इतना ही भरोसा है अपने प्रोजेक्ट पर
तो फिर वह लोन क्यों नहीं ले लेते, या फिर मारवा एस्टेट ग्रुप को वह अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेते। वह दोनों रियल एस्टेट की कंपनी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो साथ मिलकर भी किया जा सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि रोहित मारवा को मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने जरूर पार्टनरशिप ऑफर की होगी, मगर रोहित मारवा क्योंकि एक बहुत समझदार बिजनेसमैन है, उसने यह पार्टनरशिप ठुकरा दी होगी। आप चाहें तो इस बात का मार्केट में पता लगवा सकते हैं। अनिका की बात सुनकर अब पीयूष के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आने लगा था। हैरान होकर पीयूष रायचंद्र ने अनिका से पूछा, मगर यह सब तूने कैसे सुना? अपने भाई के मुंह से यह बात सुनते ही अंजलि मामी को अचानक एक बात याद आ गई। उन्होंने अनिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या यह बात तुमसे रोहित ने खुद कही है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट का बिजनेस ठीक नहीं होगा? इससे पहले कि अनिका अपनी मामी को हाँ या ना कहे, अंजलि मामी ने अपने मन में फैसला कर लिया था कि जरूर अनिका के अच्छे दोस्त रोहित मारवा ने उसे यह जानकारी दी होगी। फिर अपने भाई की तरफ मुड़कर अंजलि मामी ने कहा, पीयूष, रोहित और हमारी अनिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अगर रोहित मारवा ने खुद यह बात कही है तो तुम्हें भी संभल कर रहना चाहिए। रोहित मारवा का नाम सुनते ही पीयूष रायचंद्र भी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं पता लगवाता हूँ। यह कहते हुए पीयूष जल्दी से घर से बाहर निकल गए और अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से बाहर जाने लगे। अनिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पीयूष रायचंद्र ने उसकी बातों को सीरियसली लिया था या नहीं। न ही अनिका को इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि पीयूष रायचंद्र मेहरा के प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। बस अनिका को लगा कि पीयूष रायचंद्र जिसे अंजलि मामी की इतनी फिक्र थी, उनका नुकसान न हो। इसलिए अनिका ने उन्हें एक छोटा सा सजेशन दे दिया, जिससे शायद उन्हें फायदा तो नहीं मगर वह एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते थे। अपनी गाड़ी में बैठे हुए पीयूष रायचंद्र ने अपने ड्राइवर से कहा, मारवा के हेड ऑफिस ले चलो। मारवा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस पहुंचते ही पीयूष रायचंद्र तेजी से अपनी कार से निकले और ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट डेस्क पर जाकर उन्होंने बैठे रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे रोहित मारवा से मिलना है। इट इज वेरी अर्जेंट। माय नेम इज पीयूष रायचंद्र। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बड़े ही पोलाइटली पीयूष रायचंद्र से कहा, सर आई एम सॉरी, मिस्टर मारवा बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। इनफैक्ट इस वक्त उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट वेटिंग पीरियड 1 मंथ है। आपको ऑफिशियली एक मेल करना होगा, राइटिंग द पर्पज ऑफ योर मीटिंग विद मिस्टर रोहित मारवा। फिर उस मेल का एक कंफर्मेशन मेल आपको भेजा जाएगा उनके पर्सनल सेक्रेटरी चिराग मेहता के बिजनेस अकाउंट से। फिर उस मेल की एक कॉपी आप यहाँ पर दिखाकर मिस्टर रोहित मारवा से मिल सकते हैं। बिना अप्रूवल कॉपी के हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम रियली वेरी सॉरी। यह बात सुनकर पीयूष को गुस्सा आने लगा, मगर वह यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मारवा से मिलना कोई मजाक नहीं था। बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी लाइन लगानी पड़ती थी रोहित के साथ 5 मिनट की मीटिंग करने के लिए, मगर इस वक्त पीयूष रायचंद्र का रोहित मारवा से मिलना बहुत जरूरी था। आखिर यह उनके जिंदगी भर की कमाई का सवाल था जो वह अशोक मेहरा की कंपनी में लगाने वाले थे, क्योंकि पीयूष रायचंद्र बिजनेस सर्किट में एक बहुत बड़ा नाम था। उनके पास किसी तरह रोहित मारवा का पर्सनल ईमेल आईडी था। उन्होंने अपना फोन निकालकर रोहित मारवा की पर्सनल ईमेल अकाउंट पर एक मैसेज लिख दिया, वेटिंग फॉर यू इन योर हेड ऑफिस, वांट टू मीट यू अर्जेंटली, पीयूष रायचंद्र। रोहित इस वक्त टॉप फ्लोर पर आर्यन के साथ बैठकर उसका होमवर्क सॉल्व करने में उसकी मदद कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आया। जैसे ही रोहित ने अपना मेल पढ़ा, रोहित ने टाइप करना शुरू कर दिया, सॉरी कैन नॉट मीट यू टुडे, यू कैन टेक अपॉइंटमेंट एंड मीट मी। यह मैसेज टाइप करने के बाद अचानक रोहित का ध्यान मैसेज भेजने वाले नाम पर गया, पीयूष रायचंद्र। रोहित को लगा कि उसने यह नाम पहले भी कहीं सुना है। तभी अचानक रोहित को याद आया कि यह पीयूष रायचंद्र और कोई नहीं बल्कि अंजलि मामी के सगे बड़े भाई हैं, क्योंकि रोहित किशन मामा और अंजलि मामी की बहुत इज्जत करता था। रोहित ने ईमेल पर लिखी मैसेज को डिलीट किया और नीचे अपनी सेक्रेटरी को फोन करके कहा, वहाँ मिस्टर पीयूष रायचंद्र खड़े हैं। रोहित की यह बात सुनकर फ्रंट डेस्क पर खड़ी सेक्रेटरी हैरान हो गई। सेक्रेटरी ने अचानक अपनी जगह से खड़े होकर फोन पर रोहित मारवा से कहा, जी हाँ पीयूष सर बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हैं। रोहित ने फोन पर उस लड़की को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, उन्हें ऊपर आने दो। रोहित का फोन रखने के बाद वह लड़की अपने डेस्क से ऊपर उठकर
बाहर आई और वेटिंग लाउंज में बैठे पीयूष राजचंद्र के पास आकर कहने लगी, सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मिस्टर रोहित मारवा ने आपको अभी ऊपर बुलाया है, प्लीज फॉलो मी। यह कहते हुए वह लड़की पीयूष राजचंद्र को एलिवेटर के पास ले गई और फिर लिफ्ट मैन को इंस्ट्रक्शन करते हुए कहा, इन्हें टॉप फ्लोर पर ले जाओ, सर की स्पेशल रिकमेंडेशन पर इनकी अर्जेंट अपॉइंटमेंट हुई है। उस लड़की ने पीयूष को गुड बाय कहा और वहां से चली गई। जैसे ही टॉप फ्लोर के ऑफिस एंट्रेंस के पास पीयूष राजचंद्र पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने एक गोल टेबल के बीचों बीच बैठे रोहित मारवा उनका इंतजार कर रहा था। पीयूष राजचंद्र ने रोहित मारवा के साथ हाथ मिलाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। रोहित ने उन्हें बैठने का इशारा करके डायरेक्टली पॉइंट पर आते हुए उन्हें पूछा, बताइए मिस्टर राजचंद्र, यहाँ कैसे आना हुआ? रोहित मारवा, जो पीयूष राजचंद्र से कम 25-30 साल का छोटा था, या यूं कहो बिजनेस में 25 साल का उसका जूनियर था, लेकिन रोहित की डैशिंग पर्सनालिटी और ऑरा के सामने पीयूष राजचंद्र को भी बोलने में थोड़ी झिझक महसूस होने लगी। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीयूष राजचंद्र ने रोहित मारवा से कहा, क्या यह बात सच है मिस्टर मारवा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज आने वाले फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाली है? पीयूष राजचंद्र के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित हैरान रह गया। अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाए बिना रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने हाथ को अपनी टेबल पर एक सुर में पटकते हुए उसने पीयूष से पूछा, यह बात आपको किसने बताई? भले ही रोहित ने अपने चेहरे पर कोई हैरानी के एक्सप्रेशन नहीं आने दिए थे, मगर अंदर से रोहित को इस बात की बड़ी हैरानी हुई थी कि जो बात अब तक सिर्फ उसे और इंपीरियल ग्रुप के कुछ मेंबर को पता थी, वह बात आखिर बाहर कैसे लीक हुई थी और मिस्टर पीयूष राजचंद्र के कानों तक कहां से पहुंची थी? पीयूष राजचंद्र रोहित के इस रिएक्शन को देखकर समझ गए थे कि कहीं न कहीं रोहित उनके सवाल से गहरे सोच में डूब गया था। इसलिए अपनी जगह पर बैठकर रोहित की ओर देखते हुए पीयूष राजचंद्र ने रोहित से पूछा, तो क्या मैं यह समझूं कि मिस्टर मारवा ने यह बात नहीं कही है? थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद रोहित ने पीयूष राजचंद्र की ओर देखकर कहा, नेशनल अथॉरिटी ने अभी तक कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की है, फिर आपको क्यों लगता है मैं ऐसे रूमर्स फैलाऊंगा? या फिर शायद मिस्टर राजचंद्र आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा जादूगर हूँ जिनके कहने से पूरा मार्केट चलता है? मैं तो बस एक आम बिजनेसमैन हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मेरा काम नहीं है, यह तो देश के इकोनॉमिस्ट ही आपको बता सकते हैं। रोहित की यह बात कहीं न कहीं पीयूष राजचंद्र को भी सच लग रही थी। आखिर रोहित भी तो एक बिजनेसमैन था, फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकता था वो? हो सकता है कि अनिका की बातों में सच्चाई ही ना हो। आज पीयूष राजचंद्र को खुद पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। एक 25-26 साल की बच्ची के कहने पर वह इतने पैनिक हो गए थे कि उन्हें इस तरह द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा को पर्सनली मैसेज करके परेशान करना पड़ा। लेकिन रोहित मारवा का यह जवाब सुनकर पीयूष राजचंद्र को इस बात की तसल्ली हो गई कि अनिका की कही हुई बात में कोई सच्चाई नहीं थी। इसलिए अपनी जगह से खड़े होते हुए पीयूष राजचंद्र ने रोहित मारवा से कहा, वह आपको मैंने इस तरह तकलीफ दी, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। रोहित ने पीयूष राजचंद्र की ओर देखते हुए बड़ी ही शांति से उन्हें जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर राजचंद्र, मुझे लगता है कि एक वीक में नई बिजनेस पॉलिसी और रियल एस्टेट रिलेटेड सारी पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस करने ही वाली है। जैसे ही रोहित के मुंह से पीयूष राजचंद्र ने यह बात सुनी, उनके मन में एक अलार्म बजने लगा। शायद रोहित किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था जो वह पीयूष राजचंद्र को डायरेक्टली नहीं बता सकता था। अंदर ही अंदर पीयूष राजचंद्र यह सोचकर भी हैरान थे कि जो बात रोहित मारवा अपने बिजनेस एसोसिएट को भी नहीं बता सकते थे, वैसी इंपॉर्टेंट बातें वह अनिका के साथ शेयर करता था। पीयूष राजचंद्र यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका और रोहित के बीच में क्या संबंध था। अपने मन में ऐसे कई सवाल लेकर पीयूष राजचंद्र रोहित के ऑफिस से निकल गए। रोहित के केबिन में अभी अभी आर्यन ने अपने मैथमेटिक्स की बुक शीट पर अपना होम असाइनमेंट पूरा किया था। जब आर्यन ने अपनी किताबें साइड में रखकर सामने बैठे रोहित की ओर देखा तो रोहित मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने जेब से फोन निकालकर उसमें कुछ टाइप करने लगा। दरअसल रोहित अनिका को मैसेज लिख रहा था। मैसेज में रोहित ने लिखा था, मिस्टर राजचंद्र अभी अभी मेरी ऑफिस से बाहर गए हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे और आपको एक बार लंच या डिनर पर मिलना चाहिए? अनिका ने कुछ ही सेकंड में रोहित के मैसेज का जवाब लिखते हुए कहा, ब्रिंग योर सन
दिस टाइम और जगह जो आप कहें। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए रोहित ने आर्यन से पूछा, आर्यन क्या तुम इटालियन खाना पसंद करोगे? आर्यन ने रोहित की इस बात पर मुंह बनाते हुए रोहित से पूछा, बिल्कुल नहीं, मुझे इटालियन नहीं खाना है। रोहित ने मोबाइल पर अनिका को एक इटालियन रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजते हुए आर्यन से कहा, यह तो बहुत बुरा होगा। दरअसल मेरी आज रात को किसी के साथ एक इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर अपॉइंटमेंट है, लेकिन अब तुम्हें तो इटालियन पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। आर्यन जो रोहित और अनिका की बातों से अनजान था, उसने रोहित की बातों को अनसुना कर दिया। आर्यन यह नहीं जानता था कि उसने अपनी मम्मा को मिलने का एक बेहतरीन चांस घुमा दिया था। जब आर्यन ने देखा कि रोहित अपने मोबाइल में बिजी था और मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए वह केबिन से बाहर चला गया, तब आर्यन ने चुपके से अपना मोबाइल बाहर निकाला। आर्यन ने देखा कि रिया ने आर्यन को एक वॉइस मैसेज भेजा था। जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आर्यन ने उस वॉइस मैसेज का प्ले बटन दबा दिया। रिया ने आर्यन से कहा, मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रॉब्लम तो बहुत टफ है, क्या आज रात तुम अपनी बहन की कोई मदद कर सकते हो प्लीज? आर्यन को एक बात समझ नहीं आ रही थी, जब वह मैथ में इतना अच्छा था तो उसकी सगी बहन होने के बावजूद रिया मैथ में इतनी कमजोर कैसे हो सकती थी? मगर अपनी बहन को वह किसी भी हालत में मदद करना चाहता था। आर्यन ने एक मैसेज टाइप करते हुए रिया से कहा, अपने होमवर्क का एक फोटो निकालकर मुझे भेजो, मैं कर दूंगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आर्यन का यह मैसेज पढ़ते ही रिया ने उसे रिप्लाई करते हुए कहा, थैंक यू आर्यन, मैं तुम्हें स्कूल से घर जाकर अपने होमवर्क असाइनमेंट का पिक्चर निकालकर भेजूंगी। वह क्या है ना कि मुझे आज लाइव स्ट्रीम पर भी तो जाना है, बहुत बिजी चल रही हूँ आजकल। आई होप यू अंडरस्टैंड। उधर अनिका रोहित शाम के 8 बजे इटालियन रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। 5:30 बजे अनिका ने मल्होत्रा हाउस के बाहर स्पीड से आती हुई कार की आवाज सुनी। अनिका को लगा कि श्रेया स्कूल से रिया को पिक करके घर वापस पहुंची है, मगर जैसे ही अनिका अपने कमरे से बाहर निकलकर मेन डोर की ओर पहुंची, अनिका ने देखा मीनाक्षी जोर जोर से चिल्लाती हुई घर के अंदर आ रही थी। वो कह रही थी, अंजलि अभी के अभी बाहर निकलो। मीनाक्षी जोर जोर से चिल्लाकर अंजलि मामी को आवाज देने लगी। बंगले की हॉल में एंटर होकर मीनाक्षी ने फिर एक बार जोर से अंजलि मामी को आवाज लगाते हुए बाहर बुलाया। किचन में काम कर रही अंजलि मामी रिया और घर के बाकी सदस्यों के लिए खाना बना रही थी। हॉल में होते हुए शोर को सुनकर अंजलि मामी ने अपना एक एप्रेशन निकालकर साइड में रख दिया और किचन मेड के हवाले करके अंजलि मामी तेजी से बाहर आई। मीनाक्षी को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर अंजलि मामी ने अपने हाथ नैपकिन से पोंछते हुए मीनाक्षी से पूछा, क्या हुआ मीनाक्षी, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? बात बीच में ही काटते हुए मीनाक्षी ने कहा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम अस, मुझसे, मेरे पति से और मेरे खानदान से दूर रहो और अब भोली बनने का नाटक मत करो। मैं जानती हूँ पीयूष तुम्हें यहाँ मिलने आया था और ना जाने तुमने उसे क्या पट्टी पढ़ाई है कि वह अब मेहरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहे हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों नहीं चाहते कि हम मेहरा के साथ एक अच्छी बिजनेस डील करके पैसे कमाएं? मैं जानती हूँ इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम नहीं चाहते कि हम भी इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकें। तुम जलती हो हमारी कामयाबी से। तुम शायद दुनिया की पहली ऐसी बहन होगी जो नहीं चाहती कि उसका सगा भाई बिजनेस में तरक्की करे और पैसे कमाए। मीनाक्षी के मुंह से यह एलिगेशन सुनकर अंजलि मामी ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, बस करो मीनाक्षी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोली चली जा रही हो। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा भाई तरक्की न करे? इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह होगी पीयूष के पास, वह तुम्हें उससे जाकर पूछना चाहिए। पीयूष रायचंद्र अपनी बीवी से काफी चीजें स्पेशली बिजनेस डील के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मीनाक्षी की एक बहुत बुरी आदत थी, वह अपने घर में चल रही सभी बातों को सबके सामने जाकर कह देती थी। इसलिए पीयूष ने मीनाक्षी से यह बात शेयर नहीं की थी कि वह रोहित मारवा से मिला था और वहीं से उसे मेहरा रियल एस्टेट की डील पर इन्वेस्टमेंट न करने का डायरेक्शन सिग्नल रोहित की तरफ से मिला था। और मीनाक्षी को यह लग रहा था कि अपनी बहन अंजलि को मिलने के बाद पीयूष ने यह डिसीजन लिया था कि वह मेहरा की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डील में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब मीनाक्षी ने पीयूष को इस बारे में पूछा कि आखिर क्यों वह
इस बिजनेस डील से पीछे हट रहे थे, तब पीयूष ने मीनाक्षी को जवाब देते हुए बस इतना ही कहा था, अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास अपनी रीजंस हैं। इन एनी केस वी आर नॉट इन्वेस्टिंग एनी मोर, सो प्लीज मुझे आगे कोई सवाल मत पूछना इस डील के बारे में। पीयूष की इस बात से तिल मिलाई हुई मीनाक्षी अपने आप को रोक नहीं पाई और वह सीधे इल्जाम लगाती हुई अंजलि मामी के घर चली आई। मीनाक्षी को यह लग रहा था कि भले ही यह भाई बहनों सालों से कभी मिले नहीं थे, मगर जैसे ही मिले तो उनके बीच जरूर कोई ऐसी बात हुई है, ऐसा कोई सीक्रेट शेयर हुआ है जो दोनों भाई बहन उससे छुपा रहे थे। मीनाक्षी ज्यादा जितना इस बारे में सोच रही थी, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मीनाक्षी उसका गुस्सा शब्दों में बदलकर अंजलि मामी पर उतरने लगा था। मीनाक्षी ने अंजलि मामी से कहा, तुम जानती हो कि तुम कितनी मनहूस हो, तुम जहाँ जहाँ जाती हो वहाँ पर नुकसान और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं छोड़ती हो। जब से तुम्हारी शादी किशन मल्होत्रा के साथ हुई है, मल्होत्रा खानदान की शानो शौकत रातों रात गिरने लगी और अब तुम चाहती हो कि जो हालत तुमने मल्होत्रा खानदान की है, वही हालत तुम अब रायचंद्र परिवार की करो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ, भले ही तुम्हारा भाई पीयूष रायचंद्र परिवार का हेड हो और परिवार और बिजनेस के सारे फैसले उसी के हो, मगर मेरे पिताजी का परिवार यानी कि आहूजा परिवार को मैं इस डील से जरूर फायदा पहुंचा कर रहूंगी। और तब मैं देखूंगी तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस बात पर रोते हुए कि क्यों उसने आखिर तुम्हारी बात मानकर यह डील ठुकरा दी। जब मेरा परिवार इस डील से करोड़ों रुपए कमा लेगा, जब पीयूष रायचंद्र ने यह फैसला ले लिया कि वह अब मेहरा के प्रॉपर्टी डील में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, तब मीनाक्षी ने अपने घर वालों से फोन पर बात करके उन्हें इस डील में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था। अब मीनाक्षी इस बात को लेकर इतरा रही थी कि बहुत जल्द वह दिन आएगा जब वह अपने परिवार के जरिए मेहरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का फायदा कर लेगी और पीयूष रायचंद्र अपनी बहन को कोसता हुआ पछताएगा कि आखिर क्यों उसने अपनी बहन की बात मानकर इस डील से पीछे हटने का फैसला किया। आज तक अंजलि मामी को मीनाक्षी की नादानी पर तरस आता था। उन्हें लगता था कि मीनाक्षी बस एक जलन की मारी औरत है जिसे अपने सुख के अलावा कुछ नहीं दिखता, मगर आज अंजलि मामी को मीनाक्षी को देखते हुए यह लग रहा था कि दरअसल वह आज तक मीनाक्षी के बारे में जो कुछ भी सोच रही थी वह सब गलत था। मीनाक्षी को दूसरों की तकलीफ देखने में ज्यादा मजा आता था, इसलिए आज अंजलि मामी ने मीनाक्षी को कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बस अंजलि मामी धीरे से चलते हुए मीनाक्षी के पास गई और अपने हाथ के इशारे से मीनाक्षी को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक बार जोर से बोली, मीनाक्षी गेट आउट ऑफ द हियर। अंजलि मामी का यह एटीट्यूड देखकर मीनाक्षी हैरान हो गई थी, मगर मीनाक्षी की हैरानी में भी उसने अपना बोलना बंद नहीं किया। वह यह कहते हुए बाहर की ओर जाने लगी, आज तुमने मेरी इंसल्ट करके मुझे इस घर से बाहर निकाला है, उस घर से बाहर निकाला है जहां मैं कभी आना भी नहीं चाहती थी। तुम पर तरस खाकर इस कबाड़ खाने में मैं कभी कभी आती थी, मगर आज के बाद यहाँ मेरी जुत्ती भी कदम नहीं रखेगी। वैसे तो अंजलि मामी कभी मीनाक्षी की बातों पर गुस्सा नहीं करती थी, मगर आज उसके पेशेंस का लेवल खत्म हो चुका था। मीनाक्षी के पीछे चलते हुए अब अंजलि मामी भी उन पर अपने गुस्से की बरसात करने वाली थी। अभी अंजलि मामी कुछ कहने ही वाली थी कि अनिका ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और अचानक से उसकी आंखों में आंखें डालकर एक सवाल पूछ लिया, अंजलि मामी मुझे एक बात बताइए, क्या मीनाक्षी आंटी आजकल किसी ऐसे डाइट पर हैं जिसमें वो अनाज या फल नहीं खा सकती? अनिका को अपने से दूर करते हुए अंजलि मामी ने हैरानी से अनिका से पूछा, यह क्या पूछ रही हो तुम अनिका? तभी अंजलि मामी का बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है मीनाक्षी आंटी को हर वक्त बस पैसों की भूख लगी रहती है। अनिका की इस बात पर अचानक ही अंजलि मामी को हंसी आ गई और उनका सारा गुस्सा एक सेकंड में खत्म हो गया। अनिका की इस बात पर अंजलि मामी जोर जोर से हंसने लगी, मगर पास खड़ी मीनाक्षी जो अब तक दरवाजे के बाहर नहीं पहुंची थी, उसने अनिका और अंजलि के बीच हो रही इस बात को सुन लिया था। अचानक ही गुस्से से तिल मिलाई हुई मीनाक्षी अंजलि मामी के पास आई और बिना कुछ सोचे समझे अंजलि मामी को एक थप्पड़ लगा दिया और कहा, यह किस तरह की वाहियात लड़की उठाकर लाई हो तुम? बड़ों का आदर सम्मान करना बिल्कुल नहीं आता इस लड़की को, बदतमीज नकचढ़ी लड़की। अंजलि और अनिका ने सोचा नहीं था कि मीनाक्षी इस तरह वायलेट हो जाएगी। अंजलि मामी ने हैरान होकर अपने कदम पीछे हटा लिए और फटी हुई आंखों से बस मीनाक्षी को देखती रही।
फिर जब थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को अपने किए का एहसास हुआ तो अपने किए की बातों को घुमाते हुए उसने अंजलि मामी से कहा, इस तरह क्या देख रही हो? मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीबी हूँ। अगर तुम पर जरा सा हाथ उठा लिया तो क्या तुम्हें अपने बड़े भाई की बीबी पर सामने से हाथ उठाओगी? जैसे ही मीनाक्षी के मुंह से यह शब्द निकले उसे अचानक ही अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। मीनाक्षी के कानों में जैसे अचानक ही बादल गरजने की आवाज आने लगी थी और वो फर्श पर गिर गई। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को इस बात का एहसास हुआ कि अभी अभी उसे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था। जब मीनाक्षी ने मुड़कर देखा तो यह देखकर हैरान हो गई थी कि अभी अभी उसे जो थप्पड़ पड़ा था वह अनिका ने उसके गाल पर जड़ दिया था। फर्श पर गिरी हुई मीनाक्षी के पास बैठते हुए अनिका ने बड़ी धीमी आवाज में मीनाक्षी के पास जाकर कहा, अंजलि मामी तुम पर हाथ नहीं उठाएगी क्योंकि वह एक बहुत बड़ी सॉफ्ट हार्टेड और कल्चर्ड औरत है। मगर हाँ, मैं तो एक नकचड़ी लड़की हूँ। अब एक नकचड़ी लड़की से तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो? वह तो उसी तरह का बर्ताव करेगी ना जो उसे आता है। अनिका की इस बात से अचानक ही मीनाक्षी को अनिका से डर लगने लगा था। वह अपने हाथ से फर्श पर ताकत लगाकर अनिका से दूर खिसकने लगी। एक दुबली पतली लड़की के हाथों में इतनी ताकत हो सकती है, यह मीनाक्षी ने कभी सोचा नहीं होगा। मीनाक्षी ने अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चांटे की गूंज अभी भी उसके कानों में महसूस हो रही थी। किसी तरह हिम्मत करके एक हाथ से अपने गाल को पकड़कर मीनाक्षी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर अंजलि मामी की ओर देखकर अटकती हुई आवाज में कहने लगी, अंजलि तुम बस इसी तरह खड़ी खड़ी लड़की को मुझ पे मारपीट करने दोगी? तुम कहोगी नहीं इसे उम्र में बड़े लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं? क्या यह पता नहीं है इसे? अभी के अभी इससे कहो कि मुझसे माफी मांगे, वरना तुम सोच नहीं सकती कि इस हरकत को मैं कहां से कहां तक ले जाऊंगी। क्योंकि अंजलि मामी एक बहुत ही कल्चर्ड और वेल मैनर्ड औरत थी। अनिका की इस तरह की हरकत को वह कभी पसंद नहीं करती। मगर आज जिस तरह का बर्ताव मीनाक्षी ने किया था उसे देखते हुए अंजलि मामी को अनिका की यह हरकत बिल्कुल जायज लगी। अंजलि मामी ने अचानक ही मीनाक्षी का सपोर्ट लेते हुए अनिका से कहा, मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर गलती की है तो माफी तो मांगनी चाहिए, जरूर मांगनी चाहिए। फिर अचानक ही अंजलि मामी ने अपनी नजरें मीनाक्षी की ओर घुमाते हुए मीनाक्षी से कहा, ठीक है, तो जिसने पहली गलती की है पहले वह माफी मांगेगी। चलो इसी वक्त माफी मांगो मुझसे। अंजलि मामी की यह बात सुनकर मीनाक्षी को पता नहीं चल रहा था कि वह इस वक्त इस बात का क्या जवाब दे। मगर अपने मन में बात बनाते हुए कुछ सोच सोचकर मीनाक्षी अंजलि मामी से कहने लगी, देखो मैं यहाँ आई थी अच्छे इंटेंशन से। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी कि थोड़े पैसे तुम भी कमा लो, थोड़े पैसे हम भी कमा लें इस रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके। मगर देखो तुम्हें तो मेरी मदद भी पसंद नहीं है और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ मारपीट की। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की। मैं अभी घर जाऊंगी और पीयूष को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ यहाँ क्या किया है, ताकि उसे भी पता चले कि उसकी बहन किस लेवल तक गिर सकती है। यह कहते हुए मीनाक्षी तुरंत मल्होत्रा हाउस से अपनी कार में बैठकर निकल गई। मीनाक्षी को इस तरह अपना गाल पकड़कर जाते हुए देखकर कहीं न कहीं अंजलि मामी को इतने सालों के बदले का एहसास हो रहा था। इतने सालों तक मीनाक्षी की हरकत को अंजलि मामी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी ताकि उनके बड़े भाई की शादीशुदा जिंदगी में कोई क्लेश पैदा न हो। मगर इस बात का मीनाक्षी ने बहुत ही गलत फायदा उठाया था। आज अनिका ने उसे करारा जवाब जो दिया था उससे कहीं न कहीं अंजलि मामी को इतने साल की हुई बेइज्जती का बदला जरूर मिला था। मीनाक्षी के जाने के बाद जैसे ही अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखा, अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। बात यह नहीं थी कि अनिका को मीनाक्षी या रायचंद्र परिवार से कोई डर लग रहा था। अनिका को फिक्र थी तो बस इस बात की कि अब आगे जो कुछ भी होगा उसे अंजलि मामी के बड़े भाई को भी बहुत दुख होने वाला था। और अगर दोनों परिवार के बीच में दरार आ गई तो इससे अंजलि मामी को भी बहुत दुख होगा। अभी अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि अंजलि मामी ने अपने दोनों हाथों से अनिका का चेहरा ऊपर करते हुए अनिका से कहा, कुछ चीजें वक्त रहते खत्म हो जाएं तो ही अच्छा है, वरना पड़े पड़े तो जख्म भी नासूर बन जाते हैं। अनिका ने कुछ देर अपनी मामी की आंखों में झांक कर देखा। हमेशा शांत और सब कुछ सहने वाली उसकी मामी की आंखों में आज कहीं न कहीं उसे एक जीत का एहसास दिखाई दे रहा था।
अनिका मुस्कुराकर मामी से कहने लगी, मामी मुझे कहीं जाना है, मैं खाना खा कर ही आऊंगी, ज्यादा लेट नहीं होगा, मगर आप लोग डिनर पर मेरा इंतजार मत करना। यह कहते हुए अनिका कार में बैठकर मल्होत्रा हाउस से निकल गई। लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद अनिका रोहित ने भेजे हुए रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंच गई। कार की चाबी पहले पार्किंग वाले को देने के बाद अनिका ने फ्रंट डेस्क पर अपना नाम बताया। अनिका का नाम सुनते ही डेस्क पर खड़े एक लड़की ने अपनी पोजीशन उसकी जूनियर को देते हुए अनिका को अपने साथ आने का इशारा किया। होटल की 3rd फ्लोर पर रोहित के फोन पर होटल वालों ने नोटिफिकेशन भेज दिया था कि वह जिस गेस्ट का इंतजार कर रहे थे वह आ चुके थे। जैसे ही रोहित को इस बात का पता चला, रोहित ने चिराग मेहता की ओर देखकर कहा, तुम्हें सब कुछ याद है ना, तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है? चिराग ने अपने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, यस आई एम रिमेम्बर एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुझे क्या करना है और क्या कहना है वह सब मैंने लिख लिया है। रोहित जो भी करने वाला था वह जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा था। आज रोहित ने हमेशा की तरह सूट और टाई नहीं पहनी थी। आज रोहित ने जीन्स, नीचे स्पोर्ट शूज और ऊपर एक डिजाइनर शर्ट पहनी थी। क्लीन शेव करके आज रोहित बिल्कुल कोई कॉलेज पास आउट 21 साल का लड़का लग रहा था। रोहित की ओर मुस्कुराते हुए देखकर चिराग मेहता ने रोहित को अपनी उंगलियों से इशारा करके बताया कि आज वह बहुत अच्छा लग रहा है। चिराग मेहता के इशारे को देखकर रोहित ने अपने चेहरे पर थोड़ी सीरियसनेस लाते हुए चिराग से पूछा, क्या तुम्हें अपनी लाइन्स याद है? यह सुनते ही चिराग तुरंत टेंशन में आ गया और अपने मन में कुछ याद करने लगा। चिराग मेहता को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जब उसने रोहित की कंपनी को ज्वाइन किया था तब उससे यह कहा गया था कि वह रोहित मारवा का बिजनेस सेक्रेटरी होगा, लेकिन सेक्रेटरी का फर्ज निभाते हुए एक दिन चिराग को यह सब कुछ करना पड़ेगा, वो कभी उसने सोचा भी नहीं था। मगर अपने बॉस को खुश करने के लिए चिराग खुशी खुशी यह सब कुछ करने के लिए तैयार था। थोड़ी देर अपने मन में कुछ रिवाइज करने के बाद चिराग मेहता ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ रोहित से कहा, सर आई एम रेडी। फिर अनिका का इंतजार करते हुए रोहित ने 1-2 बार अपनी घड़ी में टाइम देखा और चिराग मेहता से पूछा, आर्यन क्या कर रहा है? अपनी कमर सीधी करते हुए चिराग मेहता ने बिल्कुल एक सेक्रेटरी की तरह टाइम टेबल पढ़ते हुए रोहित से कहा, कल आपका जन्मदिन है, इसलिए आर्यन बाबा अपने हाथों से आपके लिए एक बर्थडे कार्ड बना रहे हैं और इसी वजह से आर्यन ने आज डिनर पर आने से मना कर दिया है। चिराग मेहता के मुंह से यह बात सुनते ही अपने दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए रोहित ने चिराग से कहा, तुम ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस तरह से बोल रहे हो किसी को भी पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। यू विल हैव टू साउंड रियल, नेचुरल एक्टिंग करो। चिराग को पता था कि रोहित मारवा किसी तरह अनिका को यह बताना चाहता था कि कल उसका बर्थडे है, मगर चिराग को तो यह भी नहीं पता था कि क्या सचमुच अनिका को इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला था, और अगर अनिका को सचमुच रोहित में कोई इंटरेस्ट था तो अब तक तो उसने रोहित मारवा की बर्थडे की जानकारी जरूर लग चुकी होगी। आजकल इंटरनेट और विकिपीडिया पर इंसान के बारे में हर इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड में मिल जाती है। और फिर यहाँ तो हम बात कर रहे थे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिगर रोहित मारवा की, जो अगर छींक भी लेता है तो वह अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती थी। अभी रोहित और चिराग आगे कुछ बात करें तभी मेन डोर पर उन्हें रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुनाई दी, प्लीज कम मिस अनिका, यही है आपका प्राइवेट रूम। यह कहते हुए अनिका को अंदर छोड़कर रिसेप्शनिस्ट बाहर चली गई। अनिका को देखते ही रोहित अपनी कमर सीधी करते हुए चेयर पर बैठ गया और इससे पहले अनिका को पता चले कि रोहित ने उसे देख लिया है, रोहित ने अचानक ही चिराग को पूछ लिया, क्या हुआ चिराग, आर्यन क्या कर रहा है? रोहित के इस सवाल को सुनते ही अनिका भी चिराग की ओर देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगी। पूरी तरह से टेंशन और घबराहट के मारे चिराग को पसीना आने लगा था। कांपती हुई आवाज में चिराग ने रोहित के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर कल आपका बर्थडे है, इसलिए आर्यन बाबा आपके लिए हैंडमेड बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। वह चाहते हैं कि वह कल आपको वह कार्ड गिफ्ट करें और इसलिए आज उन्होंने डिनर पर आने से मना कर दिया। रोहित ने अपना सर हिलाते हुए चिराग से कहा, ओहो आई सी। और फिर अचानक अनिका को देखकर रोहित अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहने लगा, अब बच्चों के मूड का क्या कहना, उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकते, देखिए ना अचानक ही आने से मना कर दिया।
रोहित की बातों का जवाब दिए बिना अनिका बिल्कुल निराश होकर रोहित के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अनिका इस बात से बहुत हताश हो गई थी कि आज भी वह अपने बेटे को नहीं देख पाएगी। मगर रोहित के सामने मुस्कुराकर अनिका ने रोहित से पूछा, क्या कल आपका बर्थडे है? रोहित का मिशन सक्सेसफुल होते हुए देखकर रोहित मन ही मन खुश हो रहा था। रोहित ने अपने एक्सप्रेशन छुपाने की पूरी कोशिश की और बड़े कैजुअली अनिका से कहा, हाँ कल मेरा बर्थडे है। अनिका ने अपने हाथ को टेबल पर रखकर टेबल का सहारा लेते हुए कहा, क्या आपका बेटा आपको बर्थडे गिफ्ट भी देता है? अनिका जानना चाहती थी कि पिछले 6 सालों में रोहित और आर्यन के बीच के रिश्ते कैसे थे। अनिका जानना चाहती थी कि आर्यन रोहित के साथ किस तरह का बर्ताव करता था, जबकि वह इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे थे। अनिका वह सब कुछ जानना चाहती थी जो उसे आज तक नहीं पता था। आर्यन के बारे में कि उसका बेटा किन हालातों में पला हुआ है, रोहित ने उसे कैसे बड़ा किया था, और हर वह चीज जो उसके बेटे की लाइफ से जुड़ी थी, जैसे उसका पढ़ना, खाना, पीना, रहना, वह कब उठता है, कब सोता है। अनिका आर्यन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। अपना सर हाँ में हिलाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, हाँ वो हर साल मुझे गिफ्ट देता है। कहीं न कहीं अनिका को रोहित की इस बात पर जलसी भी हो रही थी और कहीं न कहीं उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। इतनी सी उम्र में भी आर्यन इतना समझदार था, वरना रिया तो हर साल लगभग अनिका की बर्थडे भूल जाती थी, और जब उसे पता चलता था कि आज मम्मा का बर्थडे है तो झूठी तारीखों के पुल बांधकर किसी न किसी तरह अपनी मम्मा को मना लेती थी। मगर अनिका को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आर्यन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह लोगों के रिश्तों की अहमियत समझता था। उसने बिना सोचे समझे खड़े चिराग से पूछ लिया कि क्या वो रोहित की पार्टी अटेंड कर सकती है। रोहित ने देखा कि अनिका के इस सवाल से चिराग बिल्कुल टेंशन में आ गया था। उसे पता नहीं चल रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि इस सवाल की तो उसने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। रोहित ने मामला संभालते हुए अनिका से कहा, बिल्कुल आप आ सकती हैं, इनफैक्ट इट विल बी माय प्लेजर। रोहित की आंखों में देखते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ यह जानने के लिए कि आपके छोटे से बेटे ने आपके लिए कार्ड में क्या लिखा है। क्या मैं कल उसका कार्ड पढ़ सकती हूँ? अनिका की यह फरमाइश सुनते ही चिराग मेहता की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वह फाइल उठाते हुए किसी तरह अपने पेट में मुक्का मारकर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने जमीन पर अपने पांव पटकते हुए चिराग मेहता को वार्निंग दी कि वह अपने आप को संभाले, मगर चिराग मेहता यह सोचकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि जिस बच्चे ने आज तक अपने पापा को कभी बर्थडे पर विश भी नहीं किया था, वह अपने पापा के लिए बर्थडे कार्ड कहां से बनाएगा। रोहित ने अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हुए अनिका से कहा, वेल मिस अनिका, आप अपनी बेटी के साथ आ सकती हैं। रोहित की यह बात सुनते ही अनिका अपनी पलकें झुकाने लगी और रोहित से कहा, ठीक है हम आ जाएंगे। तभी सर्विस स्टाफ ने टेबल पर खाना सजाना शुरू कर दिया। हालांकि ये एक इटालियन रेस्टोरेंट थी, मगर जो फूड इस वक्त अनिका और रोहित को सर्व किया जा रहा था वह बिल्कुल पहले की लंच मीटिंग जैसा ही था। बहुत सारी प्लेट में थोड़े थोड़े पोर्शन में अलग अलग डिशेज मंगवाई गई थी। अनिका को फिर से इस बोरिंग फूड को खाना होगा, यह सोचकर अनिका का मूड पहले से ऑफ हो गया था। अनिका जल्दी जल्दी में एक के बाद एक बाइट लेने लगी। रोहित ने अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस अनिका, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? आप अपना खाना बहुत तेजी से खाती हैं, यह हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको खाना आराम से चबाकर खाना चाहिए। रोहित के मुंह से कॉमन सेंस की ट्रेनिंग ले रही अनिका ने मुस्कुराकर रोहित को जवाब दिया, ठीक है आगे से ध्यान रखूंगी। मन ही मन अनिका सोच रही थी कि अगर इंसान को हेल्दी खाना है तो वह फिर चबाने की फिक्र क्यों करे। अगर इतना बोरिंग खाना खाना है तो उसे निगलना ही पड़ता है। कुछ प्लेटों में तो सिर्फ 2 कटी हुई ककड़ी के पीस देकर अनिका बिल्कुल हैरान हो गई। 2 ककड़ी के पीस, उसके ऊपर 2 टमाटर के पीस, ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रोते हुए बच्चे की तस्वीर प्लेट में बनी हो। जब रोहित ने देखा कि अनिका को खाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, तो अनिका के साथ बात आगे बढ़ाने के लिए रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, आपको कैसे पता चला कि रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज भविष्य में अच्छा नहीं करने वाली? अपने मुंह में रखे हुई ककड़ी के पीस को निगलते हुए अनिका ने रोहित का जवाब देते हुए कहा, क्या वह आप नहीं थे जिन्होंने मुझसे यह बात कही थी? यह सुनकर रोहित चौंक गया, मगर उससे पहले कि रोहित अनिका से पूछ पाता कि कहीं
वही तो इंपीरियल ग्रुप की कैट तो नहीं है। उससे पहले अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, मैंने सुना है कि मिस्टर मेहरा ने आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ऑफर की थी, मगर आपने उस पार्टनरशिप को ठुकरा दिया था। जब रोहित को पता चला कि अनिका इस वजह से शायद यह जान गई थी कि रियल एस्टेट बिजनेस फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं था, रोहित ने अपनी चम्मच में निवाला भरते हुए अनिका से कहा, हाँ, मगर लोग तो यह भी कहते हैं कि मैंने वह पार्टनरशिप डील इसलिए ठुकरा दी क्योंकि उस दिन मेरा मूड सही नहीं था। अनिका ने फिर से एक कटे हुए टमाटर का पीस मुंह में डालते हुए रोहित से कहा, अगर आपने सारे डिसीजन अपने मूड के मुताबिक लिए होते तो मुझे नहीं लगता कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर पहुंची होती। रोहित, जिसने कभी भी किसी की तारीफ सुनकर आज तक कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया था, आज अनिका से अपनी तारीफ सुनकर उसके चेहरे की चमक छुप नहीं रही थी। जब अनिका ने उसकी बिजनेस सेंस की तारीफ की तो अचानक ही रोहित का मूड पहले से और ज्यादा बेहतर हो गया। रोहित को अपने आसपास सब कुछ गुलाबी नजर आने लगा, मगर स्माइल की वजह से उसकी होंठ में जो गैप बन रहा था उसमें से एप्पल जूस बाहर निकलने लगा था। तभी अचानक अनिका ने रोहित के हाथ में गिलास पर इशारा करते हुए कहा, वह मेरा जूस है जिसे आप पी रहे हो मिस्टर रोहित। जैसे ही अनिका ने यह कहा, रोहित का ध्यान उस एप्पल जूस के गिलास पर पड़ा जिस पर अब भी अनिका के लिपस्टिक के निशान बने हुए थे। रोहित को तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि अभी अभी उसके होठों ने गिलास के उस हिस्से को छुआ था जिसे कुछ देर पहले अनिका के होठों ने छुआ था। इसी तरह रोहित ने अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए अनिका से कहा, सॉरी, मैंने देखा नहीं और गलती से आपका गिलास उठा लिया। जब रोहित अनिका को यह बात बता रहा था तभी अनिका का ध्यान रोहित के कान पर पड़ा। रोहित अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट को तो छुपाने में कामयाब हो गया था, मगर क्योंकि रोहित ब्लश कर रहा था उसके कान बिल्कुल लाल हो गए थे। अनिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी तारीफ देश और दुनिया के इतने बड़े बिजनेस टाइकून को ब्लश करने पर मजबूर कर सकती थी। जब अनिका ने गौर से रोहित के चेहरे की ओर देखा तो रोहित को जो इमेज थी इस श्रूड बिजनेसमैन होने की, वह कहीं न कहीं उसके असली चेहरे में मिसिंग लगी। दरअसल रोहित एक छोटा सा बच्चा था जिसे कोई भी आकर कभी भी बुली कर सकता था। अब अचानक ही अनिका को भी अपने आसपास सब कुछ गुलाबी नजर आने लगा था। डिनर करने के बाद रोहित और अनिका दोनों कार पार्किंग में साथ साथ चलकर कार पार्किंग में गए। पहुंचने से पहले अनिका और रोहित को होटल के मेन हॉल से गुजर के जाना था। जैसे ही रोहित और अनिका हॉल के कुछ बातें करते हुए गुजर रहे थे, अचानक अनिका की नजर रेस्टोरेंट में उड़ते हुए एक पर्दे की तरफ गई। अनिका को लगा जैसे उसने किसी जाने पहचाने से चेहरे को उस पर्दे के पीछे देखा था, मगर जब पर्दा फिर से अपनी जगह पर जाकर रुक गया, अनिका फिर से रोहित के साथ बातें करते हुए आगे चलने लगी। कुछ देर बाद फिर से एक हवा का झोंका आया और पर्दा फिर से ऊपर उठ गया। अनिका ने फिर से जब उस दिशा में देखा तब उसे एक व्हाइट सूट पहने आदमी को मेनू में देखकर कुछ पढ़ते हुए देखा। अनिका एक पल के लिए सांसें लेना भूल गई। इससे पहले कि वह उस चेयर पर बैठे हुए इंसान को ठीक से देख सके, पर्दा फिर से गिर गया और वह इंसान अनिका की नजरों के सामने से गायब हो गया। कार पार्किंग में जाकर रोहित ने अनिका को फिर से याद दिलाते हुए कहा, कल दोपहर को आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं अपने घर का लोकेशन आपको भेज दूंगा और पार्टी का इनविटेशन भी। आप अपनी बेटी को लेकर जरूर आ जाइएगा। अनिका अपनी कार में बैठते हुए रोहित से कहने लगी, मैं जरूर आऊंगी, तो कल दोपहर को मुलाकात होगी। सी यू अगेन। अनिका को बाय कहते हुए रोहित की नजरें अनिका की कार पर जमी रही। फिर चिराग मेहता रोहित के पास आकर धीरे से उसके कानों में कहने लगा, मिस्टर रोहित, आप एक चीज भूल रहे हैं। कल मिस अनिका जब घर आएंगी आपकी बर्थडे पार्टी में, तो वह आर्यन बाबा का लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड जरूर पढ़ना चाहेंगी। ये सुनकर रोहित चिराग को हैरानी से देखने लगा।